नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रेसकार क्लासेस सरदार सिर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजपूत काल के बारे में चर्चाएं करेंगे। राजपूत काल तो बात करते हैं राजपूत काल की। हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो 200 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईस्वी तक राजस्थान में छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे राज्य के रूप में बसने प्रारंभ हो गई थी। यानी राज्य में छोटी छोटी बस्तियां स्थापित हो गई थी। इसी समय की बात करें तो इन बस्तियों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आभूषण, सिक्के, अभिलेख, मृद भांड व अन्य जो खंडार अवशेष प्राप्त हुए। इन अवशेषों के आधार पर जानकारी मिलती है कि राज्य में 200 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईस्वी तक छोटी छोटी बस्तियों के रूप में, छोटे छोटे गणराज्य के रूप में स्थापित हो चुके थे। इन्हीं की बात करें तो इन आभूषण, सिक्के और अभिलेख और मृद भांडों की बात करें तो इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य में प्रारंभिक ब्राह्मण संस्कृति स्थापित हुई थी। ब्राह्मण संस्कृति के साथ साथ ही राज्य में एक संस्कृति और भी स्थापित हुई थी, इसका नाम था बौद्ध संस्कृति। यानी राज्य की बात करें तो प्रारंभ में दो धर्मों की संस्कृति थी, एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी थी बौद्ध संस्कृति। इसी समय की बात करते हैं तो 326 ईसा पूर्वी की बात करें तो 326 ईसा पूर्वी के समय भारत में के यूनान के आक्रमणकारी का आक्रमण होता है, जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब के क्षेत्र में रहने वाली जातियां थी और पंजाब के क्षेत्र में रहने वाली जातियों ने सिकंदर के भय से पंजाब के क्षेत्र को छोड़ दिया और राज्य में आकर बस गई। और इन जातियों ने राज्य में अलग अलग गणराज्य, छोटे छोटे अपने राज्य स्थापित किए थे, जिन्हें जनपद कहा जाता है। जनपदों की बात करें तो इस समय राज्य में बात करें तो अलवर और भरतपुर की बात करें तो यहाँ एक जाति आई थी जिसका नाम था सालव, और सालव जाति ने सालव क्षेत्र की स्थापना की थी। और जयपुर और टोंक की बात करें तो यहाँ मालव जाति ने स्थापित किया था मालव जनपद। और बात करें तो चित्तौड़ के भूभाग के आसपास की बात करें तो यहाँ एक सीवी जाति की बात करें तो इस सीवियों ने एक जनपद स्थापित किया था जिसका नाम था सीवी जनपद था। इनके अलावा की बात करें तो यहाँ भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में एक जाति और आई थी जिसका नाम था अर्जुनायन नामक जाति आई थी। ये सभी जातियां सिकंदर के आक्रमण के भय से राज्य में आ गई और राज्य में आकर अपना जनपद यानी अपना गणराज्य स्थापित कर लिया था। और इसी समय की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भाग, राज्य के उत्तरी भाग जिसे हम लोग वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ कहते हैं, यहाँ कुषाण शासकों का आधिपत्य था। और इन कुषाण शासकों को पराजित करके योधेव जाति या योधेय जाति की बात करें तो एक जनपद स्थापित किया था जिसका नाम था योधेव जनपद। तो इस प्रकार की बात करें तो राज्य के उत्तरी भाग में जनपद था जिसका नाम था योधेव जनपद था। इनके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध जनपद था महाभारत कालीन जिसका नाम था जांगल प्रदेश।
और जांगल प्रदेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जांगल प्रदेश, इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अही छतरपुर। और इसी अही छतरपुर की बात करें तो वर्तमान में इनकी पहचान की जाती है नागौर से। और जांगल प्रदेश की जो मुख्य राजधानी थी वो अही छतरपुर थी। इसी अही छतरपुर को वर्तमान में नागौर कहा जाता है। इस जांगल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में इनकी जो पहचान की गई इस क्षेत्र की, यानी जांगल प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर का जो मध्यवर्ती मरुस्थलीय क्षेत्र है मारवाड़ प्रदेश है, उस मारवाड़ प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता था। और इसी जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। और बीकानेर के शासकों के राजकीय ध्वज पर जय जांगलधर बादशाह लिखा गया है। तो इस प्रकार की बात करें तो महाभारत कालीन एक जनपद था जिसका नाम था जांगल प्रदेश। इनके अलावा महाभारत कालीन हम एक जनपद और भी पढ़ते हैं जिसका नाम था मत्स्य जनपद। और इस मत्स्य जनपद की बात करें तो ये जयपुर भरतपुर क्षेत्र में था। और इसी मत्स्य जनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। और उसी विराटनगर को वर्तमान में हम लोग बेराट कहते हैं। तो इस प्रकार की बात करें तो राज्य में अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हो गए थे। इन गणराज्यों की बात करें तो इन गणराज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कालांतर में मौर्य शासकों ने राजस्थान पर आधिपत्य कर लिया था। और मौर्य शासकों की जानकारी प्राप्त होती है एक शिलालेख है जिसका नाम था भाबरू शिलालेख। और भाबरू शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य सम्राट अशोक की। संभवतः ये शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अपने अधिराज्य क्षेत्र में लिखवाया गया था। तो यह कह सकते हैं कि मौर्य शासकों का भी राज्य में आधिपत्य रहा है, यानी राज्य के छोटे छोटे क्षेत्रों पर उनका भी आधिपत्य रहा है। मौर्यों के बाद में बात करें तो कालांतर में हम लोग चर्चा करते हैं गुप्त शासकों की। और गुप्त शासकों ने भी राज्य के छोटे छोटे भूभाग पर शासन किया था। गुप्त शासकों में हमें जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने राज्य से, यानी राज्य के छोटे छोटे भूभाग से छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन करके और उन राजाओं से कर वसूला था। और समुद्रगुप्त के बाद की बात करें तो समुद्रगुप्त के बाद में जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की बात करें तो इसने 5वीं शताब्दी में, इन्होंने 5वीं शताब्दी में राज्य पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। और 5वीं शताब्दी तक इनका अधिकार रहा था। तो राज्य के जितने भी छोटे बड़े क्षेत्र थे उन संपूर्ण क्षेत्रों पर संपूर्ण गणराज्य पर अधिकार रहा था चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इनके बाद में राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था हूण शासकों का। और हूण शासकों की बात करें तो उल्लेख मिलता है तोरमाण का। यानी बात करें तो प्रारंभ में 5वीं शताब्दी तक गुप्त शासकों का आधिपत्य रहा था। और गुप्त शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य का संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार रहा था। परंतु इनके बाद में जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए थे उन निर्बल उत्तराधिकारियों को हूण शासकों ने पराजित कर दिया, जिनमें नाम आता है तोरमाण और दूसरा था जिसका नाम था मिहिरकुल ने। और मिहिरकुल ने राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी मिहिरकुल की बात करें तो बारडोली में स्थित एक मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण भी मिहिरकुल के द्वारा प्रारंभिक करवाया गया था। और कुछ समय तक यहाँ हूण शासकों का आधिपत्य रहा था। इन्हीं हूण शासकों की बात करें तो राज्य में जो भी बौद्ध उपासक थे और बौद्ध उपासकों को इन्होंने वध कर दिया। बौद्ध संस्कृति को हूण शासकों ने नष्ट कर दिया था। इन्हीं के बाद में राज्य की बात करें तो धीरे धीरे राज्य में फिर गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य होता गया। और इसी समय की बात करें तो एक वंश था जिसका नाम था वर्धन वंश। प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन वंश के समय की बात करें तो इस समय राज्य पर इसने अधिकार कर लिया पुनः, और राज्य पर अधिकार कर लिया। और इसी वर्धन वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था सम्राट हर्षवर्धन।
सम्राट हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने भी राज्य पर आधिपत्य रखा था। इन्होंने भी अंतिम समय तक एकता के, उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में इन्होंने रखा, परंतु सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होते ही राज्य के पुनः छोटे छोटे भाग विखंडित हो गए। राज्य पुनः छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित हो गया था। और इन्हीं के बाद में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, एक जाति का उद्भव हुआ था जिसका नाम था राजपूत। राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे इनका उद्गम हुआ, किस प्रकार इन्हें राजपूत कहा गया, क्या इनकी शक्ति थी, कौन इनका राज्य था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अलग अलग इतिहासकार राजपूतों के संदर्भ में अलग अलग अपने मत प्रकट करते हैं, तो हम लोग चर्चाएं करेंगे कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, इस प्रकार के इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आपको याद रखना है कि 200 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईसा ईस्वी तक राज्य में छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हो गए थे। इनकी जानकारी हमें आभूषण, सिक्के, अभिलेख, मृद भांड से प्राप्त होती है। प्रारंभ में राज्य में दो संस्कृति थी, ब्राह्मण संस्कृति, और ब्राह्मण संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति थी जिसका नाम था बौद्ध संस्कृति। हम लोग पढ़ते हैं कि 326 ईसा पूर्व में एक यूनान का आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था सिकंदर, और इस सिकंदर के भय से पंजाब में जो जातियां रहती थी, सालव है, मालव जाति है, अर्जुनियान जाति है, इस प्रकार की जातियां आकर राज्य में बस गई और छोटे छोटे गणराज्य की स्थापनाएं कर ली। और छोटे छोटे गणराज्यों की बात करें तो अलवर भरतपुर में सालव जनपद की स्थापना, जयपुर टोंक में मालव और चित्तौड़ के आसपास सीवी, और उत्तरी क्षेत्र में कुषाण शासकों का आधिपत्य था। कुषाण शासकों को पराजित करके यहाँ योधेव जाति यानी योधेव जनपद स्थापित हो गया था। हम लोग एक जनपद पढ़ते हैं जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी थी अहिर छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। और इस जांगल प्रदेश की पहचान वर्तमान में जोधपुर और बीकानेर से की जाती है। और एक जनपद था मत्स्य, और मत्स्य जनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। और इनके अलावा की बात करें तो राज्य में अनेक छोटे छोटे जनपद विकसित हुए थे। इनके बाद में बात करें तो इनके बाद में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि शिलालेख है भाबरू, और भाबरू शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस शिलालेख का जो उत्खनन करवाया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, और संभवतः इस समय मौर्यों का राज्य पर आधिपत्य रहा था। मौर्यों के पतन के बाद में बात करें तो कालांतर में गुप्त शासकों का आधिपत्य हो गया था, और गुप्त शासकों में उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने राज्य के छोटे छोटे क्षेत्रों से कर वसूला था। इनके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इसने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया था। और 5वीं शताब्दी के बाद में बात करें तो यहाँ हूण शासकों का आधिपत्य हो गया था। तो इस प्रकार की बात करें तो राज्य में प्रारंभिक अलग अलग वंशों का आधिपत्य रहा था। हमारा जो मुख्य प्रकाश रहेगा वो रहेगा राजपूत। कौन थे राजपूत, कहाँ से आए थे, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो बात करते हैं राजपूत। राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, किस प्रकार का इनका राज्य में आविर्भाव हुआ। तो बात करते हैं राजपूत। राजपूत की बात करें तो राजपूत संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से बना है। संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से बना है राजपूत की बात करें तो ये शब्द लगभग 7वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द एक क्षत्रिय यानी योद्धा के लिए प्रयुक्त होता था। और इसी का उल्लेख मिलता है कि चीनी यात्री था, और चीनी यात्री की बात करें तो उसका नाम था वैंगसांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था सीयूकी, और सीयूकी में इन्होंने
कहीं इन क्षत्रियों को राजपूत लिखा है, कहीं क्षत्रिय राजपूत लिखा है। संभवतः 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत क्षत्रिय कुलीन योद्धाओं को कहा जाता था। इनके बारे में बात करें तो 8वीं शताब्दी के बाद यह राजपूत शब्द जाति विशेष के लिए, कबीला विशेष के लिए प्रयुक्त हो गया। 7वीं शताब्दी से पहले क्षत्रिय के लिए ही कहा जाता है और बहुधा यही राजपूत शब्द महाभारत के भीष्म पर्व में द्रौपदी के लिए भी राजपूत क्षेत्राणी या राजपूत कुलीन क्षेत्राणी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संभवतः राजपूत क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त शब्द था। इन्हीं राजपूतों की बात करें तो राजपूतों ने 8वीं शताब्दी के बाद एक जाति विशेष या एक कबीला विशेष शब्द ग्रहण कर लिया था और राज्य में एक मुख्य, एक शक्तिशाली एक जाति का उद्भव हुआ था। उसी जाति का नाम दिया गया था राजपूत। इन्हीं राजपूतों की बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। राजपूतों की बात करें तो राजस्थान के इतिहास में 7वीं शताब्दी से लेकर जो 12वीं शताब्दी तक का समय है, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के समय को कहा जाता है राजपूत काल। तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि राजपूत काल की अवधि क्या है। तो राजपूत काल की अवधि की बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक की बात करें, यानी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो 1206 ईस्वी में एक वंश की स्थापना हुई थी जिसका नाम था गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी ने 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित होकर मारा जाता है और उनके अधिकार क्षेत्र पर, उनके साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। यानी 7वीं शताब्दी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर गुलाम वंश तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के मध्य का जो काल कहलाता है, इस काल में एक शक्तिशाली एक वंश का उदय हुआ था, एक शक्तिशाली एक जाति का उदय हुआ था, एक शक्तिशाली कबीले का उदय हुआ था और उसी कबीले को कहा गया है राजपूत। तो राजपूत काल माना जाता है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो मध्य का काल माना जाता है वो राजपूत काल माना जाता है। यानी 650 से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो काल माना जाता है भारतीय इतिहास में वो राजपूत काल माना जाता है। यह बोलें तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर और भारत में गुलाम वंश, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक का जो काल माना जाता है वो राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की बात करें तो राज्य में अनेक राजवंश स्थापित हुए थे और इन्हीं राजवंशों की बात करें तो इन्हें माना जाता है कि प्रारंभ में हर्षवर्धन के दरबार में सामंत थे। इन्हीं की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। तो इनकी उत्पत्ति को लेकर चर्चाएं करें कि इनकी उत्पत्ति में कौन कौन से मत सहायक माने जाते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर हमारा पहला मत आता है और उस मत की बात करें तो उस मत का नाम है अग्निकुंड। अग्निकुंड की बात करें तो चंदर बरदाई की बात करें, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासो की बात करें
तो इसमें लिखा गया है कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और यज्ञ को दानव, राक्षस या भूत पिशाच इसे अपवित्र कर देते थे। तो इस यज्ञ की पवित्रता को रखने के लिए महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महर्षियों ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। 4 योद्धाओं की बात करें तो उनमें नाम आता है प्रतिहार, प्रतिहार के बाद में नाम आता है परमार, परमार के बाद में नाम आता है चालुक्य, या इन्हीं चालुक्यों को कहा जाता है सोलंकी, सोलंकी, और सबसे अंतिम थे जिनका नाम था चोखा। तो 4 राजपूत योद्धा है जिनके चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। और अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले 4 योद्धे माने गए प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसी मत का जो समर्थन करते हैं एक तो मुहैणोत नैन्सी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, जिसने मुहैणोत नैन्सी ख्यात और मारवाड़ विगतरा परगना नामक ग्रंथ लिखा है। और इनके अलावा की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण व मुहैणोत नैन्सी ने चंद्रवरदाई के अग्निकुंड का समर्थन किया है और इन्होंने बढ़ चढ़ाकर इनके बारे में वर्णन किया है। परंतु वर्तमान में विज्ञान के इस युग में यह मत सत्य प्रतीत नहीं होता है। तो इसी सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें 1857 की क्रांति के समय का कवि की बात करें तो इसने एक ग्रंथ लिखा था वीर सतसई, और इसे 1857 की क्रांति का राजकीय कवि कहते हैं। और वीर सतसही का इनका एक प्रसिद्ध दोहा है जो कि एक क्रांति के समय एक राष्ट्रगान की तरह कार्य किया था। और इस दोहे की बात करें तो इलाने देनी आपणो हालरियो हुलराय, इलाने देनी आपणो हालरियो हुलराय, पूत सिकाए पालने मरण बढ़ाए माय, पूत सिकाए पालने मरण बढ़ाए माय। यह वीर सतसही का, इनके अलावा इन्होंने सती रासवे, रमर जाट है, धातु रूपाणीय, इस प्रकार के वंश भास्कर जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। तो इन्होंने इस राजपूतों की उत्पत्ति का जो मत प्रकट किया हुआ है अग्निकुंड। इनके बाद में बात करें तो दूसरा इनका जो मत आता है और वो है विदेशी संतान, विदेशी संतान। विदेशी संतान की बात करें तो विदेशी में जातियों की बात करें तो शक, होण, कुषाण और सिथियन, यानी राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो एक मत आता है विदेशी संतान। और विदेशी संतान में जातीय शक, होण, कुषाण और सिथियन। राजपूतों को विदेशी संतान माना है इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के पितामह है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि राजपूत विदेशी जातियां शक, होण, कुषाण और सिथियन जैसी जातियों के संतान है। इन्हीं के समर्थन में बात करें तो दूसरे इतिहासकार नाम आता है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इनके अलावा की बात करें तो विलियम क्रूक जैसे इतिहासकारों ने भी इनके विदेशी संतान के मत का समर्थन किया है। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत भी विदेशी जातियों के तरह घोड़े व अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे। इनमें सती जैसी प्रथा विदेशियों के समान विद्यमान थी और ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य पूजा करते थे। इसी आधार पर इन जातियों में और राजपूतों में समानता पाई गई है। इसी समानता के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि ये भी विदेशियों की तरह संभवतः ये विदेशियों की संतान है।
और यह है हमारे इतिहास के पितामह और पिता कह देते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो तो मानना ही पड़ेगा। और पिता ये बोल रहा है इतिहास का कि राजपूत तो क्या है, विदेशी संतान है। इनके बाद में तीसरे मत की बात करें तो इनकी उत्पत्ति को लेकर मत आता है ब्राह्मण वंशज। और ब्राह्मण वंशज की बात करें तो राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान मानता है या प्रारंभ में इन्हें ब्राह्मण बताता है। दो इतिहासकारों का नाम आता है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी राजपूतों को ब्राह्मण माना है। और दूसरे इतिहासकार की बात करें तो नाम आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मण वंशज माना है। इनके अलावा हम लोग एक शिलालेख पढ़ चुके हैं और शिलालेख का नाम था बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण लिखा गया है। इस प्रकार की बात करें तो यह भी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। तो राजपूतों को ब्राह्मण वंशज मानने वाले डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे। इनके बाद में इनकी उत्पत्ति की बात करें तो 4 नंबर मत की बात करें तो प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान। प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान की बात करें तो इनमें मत आता है डॉक्टर C.S. शेखर, डॉक्टर G.H. ओझा। डॉक्टर C.S. चंद्रशेखर और डॉक्टर G.H. ओझा की बात करें तो इन्होंने राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के संतान माना है। इन्होंने कहा है कि राजपूत प्रारंभिक के जो आर्य जाति थे उन्हीं आर्यों के वंशज हैं और इन्हीं आर्यों के सम्मान ये है प्रसिद्ध हुए थे। इसी कारण ये डॉक्टर C.M. वेद है, डॉक्टर G.H. ओझा है, ये सभी इन्हें प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के संतान मानते हैं। फिर बात करें तो राजपूतों की बात करें तो 5वां मत आता है। 5वां मत की बात करें तो इन्हें माना गया सूर्यवंशी, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक ग्रंथ है जिसका नाम है हामीर महाकाव्य। हामीर महाकाव्य लिखा गया था नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। और इनके अलावा की बात करें तो एक शिलालेख है जिसका नाम है हर्ष शिलालेख। इनके अलावा की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और इसी मत में डॉक्टर G.H. ओझा ने भी समर्थन किया है। तो राजपूतों को सूर्य या चंद्रवंशी माना गया है। और सूर्य या चंद्रवंशी की बात करें तो हमीर महाकाव्य, हर्ष शिलालेख, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर G.H. ओझा है, इन सब इतिहासकारों ने राजपूतों को सूर्य या चंद्रवंशी माना गया। इनके अलावा की बात करें तो राजपूतों के छठी उत्पत्ति को लेकर चर्चाएं करें तो छठा राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मत आता है। और छठे मत की बात करें तो वो कुषाण वंश के कबीला यूची, कुषाण वंश के कबीला यूची के वंशज। और ये माना है डॉक्टर कनिघम ने। डॉक्टर कनिघम ने राजपूतों को कुषाण वंश का कोई कबीला है, उस कबीले का नाम था यूची। और यही पटवारी में पूछा गया था, पटवारी 2016 में पूछा गया था कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण वंश के कबीला यूची किस इतिहासकार ने मानी है, तो उस इतिहासकार का नाम आता है डॉक्टर कनिघम। इनके अलावा की बात करें तो राजपूतों को सामाजिक, 7वें मत की बात करें तो राजपूतों को सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज मानते हैं। और उपज मानने वाले इतिहासकार का नाम है डॉक्टर
वीडी चट्टोपाध्याय। डॉक्टर वीडी चट्टोपाध्याय की बात करें तो इन्होंने राजपूतों को सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताया है। इनके अलावा की बात करें, 8वीं उत्पत्ति की बात करें तो राजपूतों को विदेशी अन्य जातियां जैसे भर, गौड़, खरवार, सीथियन आदि की संतान माना है। और ये संतान मानने वाला डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ ने इन्हें भर, गौड़, खरवाड़ और सीथियन जैसी जातियों की संतान माना है। इनके अलावा की बात करें तो इन्हीं की उत्पत्ति को लेकर 9वें मत की बात करें तो 9वां मत बताता है कि राजपूत विभिन्न जातियों के विभिन्न जातियों की संतान, राजपूतों को विभिन्न जातियों की संतान मानता है डॉक्टर विशुद्धानंद। डॉक्टर विशुद्धानंद की बात करें तो डॉक्टर विशुद्धानंद लिखते हैं कि राजपूत एक जाति विशेष का नहीं है, विभिन्न जातियों का जो मिश्रण रक्त है और उस मिश्रण रक्त को राजपूत कहा जाता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने संदर्भ में अपने जो भी स्रोत है उनमें उनकी उत्पत्ति के अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग मत दिए। सबसे पहले मत की हम लोगों ने चर्चाएं की थी। एक मत आता है अग्निकुंड। अग्निकुंड की बात करें तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखता है और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इन्हीं के समर्थन में बात करें तो मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन है और इन्होंने इस मत को बड़ा चढ़ाकर लिखा है, परंतु ये मत आज के युग में, वैज्ञानिक युग में ये मत सत्य प्रतीत नहीं होता है। इनके बाद में हमारे इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि राजपूत विदेशी संतान है और विदेशी संतान में विदेशी जातियां शक, कोण, कुषाण और सीथियन जैसी जातियों के वंशज है। इन्हीं के समर्थन में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्हीं के समर्थन में डॉक्टर विलियम क्रूक जैसे इतिहासकार इस मत को सत्य घोषित करते हैं। फिर राजपूतों को ब्राह्मण वंशज, और ब्राह्मण वंशज मानते हैं डॉक्टर DR भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। इनके अलावा की बात करें तो प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों के संतान डॉक्टर CS वेद है, डॉक्टर GH ओझा है। इनके अलावा की बात करें तो राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी, हमीर महाकाव्य, हर्ष शिलालेख, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर GH ओझा ने माना है। इनके अलावा की बात करें तो कुषाण वंश के कबीला यूची और यूची कबीले का वंशज मानता है डॉक्टर कनिगम और ये पटवारी में भी पूछा गया है। इनके अलावा की बात करें तो राजपूतों को सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज माना है डॉक्टर वीडी चट्टोपाध्याय। इनके अलावा की बात करें तो राजपूतों को भर, गौड़, खरवाड़, सीथियन जैसी जातियों की संतान माना है डॉक्टर स्मिथ। और राजपूतों को विभिन्न जातियों का जो वंशज, विभिन्न जातियों का जो मिश्रण मानता है उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक। तो इस प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद मेरे डियर मित्रों, आपने मुझे सुना।